Good morning, good afternoon, good evening, Standard 7th. सब्जेक्ट SST सामाजिक विज्ञान। आपकी पुस्तक का नाम है हमारे अतीत भाग 2। बिल्कुल क्लियर। पहला ही लेसन है, टाइटल या नेम है जो अध्याय का, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। यानी इतिहास वो है बेटे कि हमारे जो दादा, उनके दादा, पिता, परदादा, उस ज़माने में रहन सहन कैसा था, शासन व्यवस्था कैसी थी, क्रियाकलाप कैसे थे, खेतीबाड़ी किस प्रकार से होती थी। जिस आज भारतवर्ष में, जिस हरियाणा प्रदेश में हम रहते हैं, ये इलाका क्या कहलाता था, पूरे अतीत को जानना, यानी पूरे भूतकाल को जानना। सबसे पहले आप दादा दादी से उनका समय पूछेंगे कि आज से 40 साल पहले जीवन कैसा था, आज से 45 साल जीवन पहले कैसा था। तो आप 40 साल पहले अपने घर से विचार करें कि 40 साल पहले किसी भी घर में लगभग टीवी तक नहीं था। 10 या 15 घर होंगे तो उसके अंदर एक रेडियो होता था। 40 साल पहले किसी के घर में मोटरसाइकिल नहीं था। 40 साल पहले अमूमन गांव में 1 या 2 ट्रैक्टर होते थे। 40 साल पहले किसी प्रकार की मशीनें नहीं थी जो आज हर घर में आप देख रहे हैं। बिजाई जो होती थी बैलों के द्वारा होती थी। बीज बाज़ार से नहीं मिलता था, बल्कि बीज घर में ही होता था, उसी से हम बिजाई करते थे। 40 साल पहले हमारे इस इलाके में धान की तो फसल होती ही नहीं थी। चावल के बारे में जानते नहीं थे, बाज़ार से खरीदते थे। गेहूं की नाम मात्र फसल होती थी। खेत अधिकांश यहाँ पर खाली रहते थे। यानी कि सिर्फ 40 और 50 साल का मैं जिक्र करूँ अतीत का अपने घर से, आपके दादा दादी आपको बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। हर समय बदलाव आया, हर 5 साल के बाद, हर 10 साल के बाद, हर 20 साल के बाद समय जो परिवर्तन होता गया, गांव की दशा बदलती गई। और 40 साल पहले की बात करें कि गांव में 2-4 ही घर अच्छे पक्के मकान होंगे, सभी कच्चे मकान होते थे। 40 साल पहले गांव में स्कूल किसी गांव में होता था। बिजली की व्यवस्था नाम बराबर होती थी। ढानियों में तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सड़कें किसी विशेष गांव से जोड़ने वाली होती थी। तो अतीत का मतलब पीछे, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले। और ये तो कितने साल पहले का जिक्र कर रहे हैं, 1000 साल पहले। इतिहास में हम पढ़ते हैं कि पहले मनुष्य जंगलों में, आपने पहले पढ़ा है पाठ्य पुस्तक में, जंगलों में पशु पक्षियों के साथ रहता था और कच्चे फल फूल या मांसाहारी लोग कच्चा मांस खाकर अपना गुजारा करते थे, शिकार करके गुजारा करते थे। उसके बाद आग की खोज हुई, उसके बाद पहिए की खोज हुई, उसके बाद हमारे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यताएं संसार के अंदर विकसित हुई कि लोगों ने इकट्ठा रहना शुरू किया। तो बहुत पुरानी जो सभ्यताएं हैं, आज जो मानव जिस रूप में रह रहा है, तो उसके अतीत में जो जो हम पीछे नज़र डालते जाएंगे तो उसको बहुत ही आप वेल तरीके से आपने इस पाठ को पढ़ना है। जैसे एक पहले मानचित्र दे रखा है, पिक्चर दे रखा है। 12वीं सदी के भूगोल नेता अल इंद्रिसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप दिखाया गया है। ये भारतीय उपमहाद्वीप दिखाया गया, ये संसार का नक्शा था। कब? 12वीं सदी। 12वीं सदी का मतलब आज से 820 साल पहले। तो आप इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम आते हैं, जैसे ये भारत का थोड़ा नक्शा बना रखा है उसने, 18वीं सदी के आरंभ में गिवलाम द लिस्ले के एटलनूस के अनुसार यह उपमहाद्वीप है। जैसे हमारा पूरा उपमहाद्वीप, इसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड है। नीचे आपको श्रीलंका दिखाई दे रहा है। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें, क्या इसमें उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकियों का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका कारण क्या है? यानी कि हिंद महासागर भी है, बंगाल की खाड़ी भी है। नई और पुरानी शब्दावली यहाँ देखें। एक, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ में बदलते हैं तो भाषा और अर्थों का क्या हुआ? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं के मिलते हैं। ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल गए हैं, जैसे परिवर्तन हुआ।
उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। पुराने ज़माने में हिंदुस्तान कहते थे। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। यानी कि शुरू में हिंदुस्तान था, वो आज का दिल्ली, हरियाणा, यमुना यानी उत्तर प्रदेश कुछ भूभाग था, पूरा भारत नहीं जो आज है। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिणी भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी में आरंभ में बाबर यानी कि आपको ध्यान हो, सोमनाथ के मंदिर पर मुसलमानों ने हमला किया था मंदिर को लूटने के लिए। वहाँ से शुरुआत होती है मुसलमानों का इस देश में शासन करने की, कि वहाँ पर हीरे जवाहरात लूटने के लिए मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी अफ़गानिस्तान से आए, लूट कर चले गए। ऐसी एक आस्था उस वक्त फैलाई गई थी कि लोग जिस प्रकार सोना आदि उस मंदिर में ऊपर फेंकते, वो छत से चिपक जाता था। और वहाँ पर जो पुजारी लोगों ने कहा कि इस छत के अंदर भगवान स्वयं विराजमान हैं, 32 या 33 करोड़ देवी देवता इस मंदिर में विराजमान हैं। तो जब उन लोगों ने हमला किया तो आम लोग जो थे उन्होंने कहा कि 32 करोड़ या 33 करोड़ हमारी देवी देवता जब छत में विराजमान हैं तो इन लुटेरों का वो अंत कर देंगे। लेकिन वो लोग छत को पाड़कर सोना आदि पूरा लूट कर चले गए और छत में देखा तो चुंबक लगी हुई थी। ऐसा अंधविश्वास के कारण ही भारत गुलाम बना। कहता है कि वह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के कुछ समान था, मगर जहाँ भारत के भौगोलिक और सांस्कृतिक सतह के रूप में पहचाना जा रहा है वह हिंदुस्तान शब्द के राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों को अलग ही अर्थ था। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो, उसको हम विदेशी कहते हैं। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज और संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। यानी कि आज से 300 साढ़े 300 साल पहले यदि सपोज करो कि राजस्थान से या फिर उत्तर प्रदेश से कोई व्यक्ति आ गया जिसकी हमारे गांव में कोई रिश्तेदारी नहीं थी, जो हमारी जाति से नहीं था, तो हम उसको विदेशी कहते थे। आज हम विदेशी कहते हैं जो विदेश से आए। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी या फारसी में अजन्मी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपरा जुड़े होने पर एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किसी युद्ध का अध्ययन करते हैं, खोज प्रकृति क्या है, अलग अलग स्रोतों का सहारा लेते हैं। पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, 700 से 1750 ईस्वी, यानी कि आपका 1000 वर्ष का है, ये पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं आपको बहुत सी चीज़ें मिलेगी। जैसे इतिहासकार सूचना इकट्ठी अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला, लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। कुछ बातें पहले से भिन्न भिन्न थी। इस युग में पुराने लिखित सामग्री की संख्या विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं को दूसरे प्रकार के इस्तेमाल करते हैं। जैसे 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना ही कागज़ नहीं था, जिसके लिए एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी। उसने कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। एक सदी बाद अगर आप बाज़ार में कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हो तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर देता। तो कागज़ कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था? 13वीं शताब्दी में और 14वीं शताब्दी में, क्योंकि उससे पहले किताबों में ये चीज़ लिखी गई नहीं है। अभी जैसे हमारे कुनाल है, बनावाली है, आपके राखीगढ़ी है, यहाँ जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शिलालेख मिलेंगे वो पत्थरों पे लिखे गए हैं, क्योंकि उस वक्त कागज़ का आविष्कार नहीं था और वो लिपि आज भी हम नहीं पढ़ पाए हैं। पुस्तकों का युग तो ये 15वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी के बाद में शुरू हुआ। आज हर एक विषय पर पुस्तकें, लेकिन पुरानी भाषा लगभग यदि आप बुज़ुर्गों से पता करेंगे तो हमारे यहाँ मुग़लों के शासनकाल के कारण उर्दू रही। उस उर्दू को पढ़ने में भी बहुत सा, यदि 200-300 साल पुराने 350 साल पुराने यदि कागजात कहीं मिलेंगे हमारे ट्रेजरी में तो वो उर्दू में लिखे हुए मिलेंगे। इंग्लिश और हिंदी में बहुत ही कम लिटरेचर मिलेगा। तो यहाँ तक आपने पढ़ना है, रेस्ट को हम कल आपका करेंगे। एक ये बुजुर्ग व्यक्ति किस प्रकार लिख रहा है, आप पिक्चर भी देख सकते हैं। तो अतीत को घर से दादा दादी से पूछकर इस पाठ को पढ़े। थैंक यू ऑल ऑफ यू।